नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका है, इसको आपके भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा तैयार की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तावना तैयार की गई थी उसको आपके 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और इसी उद्देशिका को आपके 22 जनवरी 1947 को आपके संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई थी। और इसमें आपके थोड़े बहुत परिवर्तन करके संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तावना तैयार की गई थी उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया था। और जो ये भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रस्तावना तैयार की गई थी, इसमें आपके 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया था। और संशोधन करके आपके 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला शब्द आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और तीसरा आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया था। जो प्रस्तावना है इसमें भारतीय राज्य को घोषित किया गया और ये घोषणा की गई है कि जो भारत है ये आपका एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। और जो प्रस्तावना है इसमें आपके 3 तरह के न्याय की बात की गई है। पहला आपका सामाजिक न्याय की बात की गई है, दूसरा आपके आर्थिक न्याय की बात की गई है, तीसरा आपके राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और जो प्रस्तावना है ये आपके संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक की भूमिका अदा करती है। और जो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, इन्होंने कहा था कि जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, ये हमारे जो उद्देशिका है ये हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं जो के एम मुंशी है ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने कहा था कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना है ये हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। और जो प्रस्तावना इसमें आपकी जो 1973 का जो केशवानंद भारतीय बनाम केरल वाद आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कि प्रस्तावना ये आपके संविधान का भाग है। और जब 1960 में आपका जो बेरुवारी केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है ये आपकी संविधान का भाग नहीं है। और 1967 में आपका जो गोलकनाथ बनाम राज्य पंजाब राज्य केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये आपके संविधान की मूल आत्मा है। और जो 1994 में जो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये आपके संविधान का भाग है, या और कहा था कि संविधान अपंत निरपेक्ष इस संविधान की मूल लक्षण है। तो कई बार पूछते हैं कि किस केस में क्या कहा गया था। तो ध्यान रखना कि जो 1960 का जो बेरवारी केस था, इसमें कहा था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना। और बाकी जो जितने भी केस आए, चाहे केशवानंद भारती वाद हो या गोलकनाथ का केस हो या मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो, इसमें सब में कहा था कि संविधान जो प्रस्तावना है ये आपके संविधान का भाग है। जो प्रस्तावना है ये आपका संविधान का जो मूल लक्षण है, ये एक अपंत निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण ये आपके 1994 में कहा था केस में कहा गया था। जो प्रस्तावना है ये आपकी इसकी जो प्रकृति है आपकी न्याय योग्य नहीं है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारी प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ है, तो इस आधार पर आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि इस आधार पर हमें न्याय दीजिए, तो ये आपके न्याय योग्य नहीं है। और प्रस्तावना में जो है ये आपके 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तो कई बार पूछते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है इसमें कितने तरह की आज़ादी की बात की गई है। तो ध्यान रखना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, यानी 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है और 3 तरह की न्याय की बात की गई है। और 2 आपके समता की बात की गई है। 2 समता समानता की बात कौन सी की गई? एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये आपके हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके जो संविधान के शिल्पकार थे। और संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे ये आपके बी एन राव थे। और भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, कहा था कि संविधान ये संविधान की हृदय और आत्मा है या आत्मा और हृदय है। तो कई बार पूछते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। और भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा था संविधान की आत्मा? तो ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा था। और जो के एम मुंशी थे, इन्होंने प्रस्तावना को उद्देशिका को कहा था कि जो ये आपके राजनीतिक जनपत्री है। और सुभाष कश्यप जो है इन्होंने कहा था कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर एक खड़ी अटालिका है। और भीमराव अम्बेडकर ने आपके संविधान को आपके सॉरी हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे इन्होंने प्रस्तावना को कहा था कि एक पवित्र दस्तावेज है।
तो प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा था और इसमें कब संशोधन किया गया था, किस केस में क्या कहा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इससे संबंधित जो एमसीक्यू होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, इसको डिस्कस करेंगे। सवाल वो आपके सामने कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख आपके 26 डैश डैश को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो जो 26 नवंबर 1949 को आपके हमारे जो संविधान है, इसको आपके अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो हमारा जो संविधान था ये आपके 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था और उस समय जो हमारी वस्तु स्थिति थी आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति थी। क्योंकि जो पंथ निरपेक्ष शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसको आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 तक हमारी जो उद्देशिका थी इसके अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी, जबकि समाजवादी शब्द पंथनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द आपके 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत की जो संवैधानिक स्थिति थी आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत प्रतिबिंबित होता है, ये आपके संविधान की जो प्रस्तावना या संविधान की जो उद्देशिका है उसमें प्रतिबिंबित होता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये जो उद्देशिका थी आपके 1946 में आपके संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया गया था और इस उद्देशिका को आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। जो मूल अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में है और संविधान के जो भाग 3 अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें आपके मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। जो मूल कर्तव्य आपके रशिया के संविधान से लिए गए हैं और ये आपके संविधान के भाग 4 क में शामिल है और आर्टिकल 51 ए में ये शामिल है। और जो मूल अधिकार है ये आपके यूएसए से लिए गए हैं। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो जो भारत के संविधान के जो निर्माताओं का जो मत या मन मस्तिष्क जो देखने को मिलेगा, ये आपके उद्देशिका के प्रतिबिंब में देखने को मिलता है और संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है और संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों और आदर्शों को प्रदर्शित करने वाला भी हमारी प्रस्तावना ही है और संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों और आदर्शों को भी ये प्रदर्शित करती है। और प्रस्तावना ने देश की जो नीति का जो आकार देने में भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और 13 दिसंबर 1946 को आपके संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देशिका थी इसको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया था और इसको चेंज करके आपके संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का जो मस्तिष्क परिलक्षित होता है यह आपके प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में है और मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 क में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। तो जो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 5 तरह की तो आपके सॉरी हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 3 तरह के तो न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की।
और दो तरह की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की, और एक आपके बंधुत्व की बात की गई है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि तीन तो आपके न्याय की बात है, पांच आपके स्वतंत्रता की बात है, दो आपके समानता की बात है, एक आपके बंधुता या भ्रातृत्व की बात है। इस वजह से जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में जो सही क्रम है आपके सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र का सही क्रम है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे ये आपके हमारे मूल संविधान में नहीं थे, और इसको आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके बाद हमारी जो प्रस्तावना बनी थी इसका जो क्रम बनता है ये आपके सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र का क्रम बनता है। संविधान में जो उल्लेखित शब्द है ये आपके संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित सही क्रम कौन सा है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का जो सही क्रम है ये आपके संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सही क्रम है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत की प्रस्तावना में भारत को आपके एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र शब्द की जगह आपके धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय संविधान में आपके पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि आपके धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्दों में विचार करिए और इनको सही शब्दों को विचारानुसार क्रम से बताइए। तो इसमें सबसे पहले आपका सार्वभौमिक शब्द आएगा, उसके बाद आपका समाजवादी शब्द आएगा, उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द आएगा, और उसके बाद आपका लोकतांत्रिक शब्द आएगा, प्रजातांत्रिक शब्द आएगा। प्रजातांत्रिक शब्द तो हमारे संविधान में है ही नहीं, इसकी जगह आपके लोकतांत्रिक शब्द है। तो इसमें अगर सही क्रम से इसको सजाने की कोशिश करेंगे तो सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, यानी जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही क्रम बैठेगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था ये आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपके 1976 में हुआ था, और इसके माध्यम से आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे। तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे 42वें संशोधन में कौन से दो शब्दों को जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जुड़े गए थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि में कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो जो भारत की जो प्रस्तावना है ये भारत को आपके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिभाषित करता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मौलिक अधिकार है आपके यूएसए से लिए गए हैं। जो संविधान की जो नई अनुसूची है इसको आपके 1951 में संविधान के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, और ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। और इसका जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें इसकी जानकारी मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो 1975 तक हमारे जो संविधान में बंधुत्व शब्द भी शामिल था, संप्रभु शब्द भी शामिल था, समानता शब्द भी शामिल थे, लेकिन जो अखंडता शब्द है ये आपके हमारे संविधान में 1975 तक शामिल नहीं था, क्योंकि इसको आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे।
तो जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो शब्दों को जोड़ा गया था, या आपके समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ग्राम स्वराज्य हमारे प्रस्तावना में शामिल नहीं है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है ये आपके मूल संविधान में था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर, क्योंकि समाजवादी शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में पूछा गया, और इसमें से आपके सामने 4 कथन, और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देशिका बनी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो हमारी जो प्रस्तावना है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी, और इसी में थोड़ा बहुत संशोधन करके हमारे संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। आप ये इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हमें न्याय दीजिए। तो ये भी कथन ठीक है, क्योंकि न्याय योग्य नहीं, इसमें आप इसको आप में कानून के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसमें इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है, बल्कि आपके 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें संशोधन भी किया गया था। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो चौथा कथन भी ठीक है, जो प्रस्तावना है ये आपके विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो इसमें पहला दूसरा चौथा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रस्तावना थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। और ये जो उद्देशिका थी इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके इस हमारे संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया था। और ये आपकी न्याय योग्य नहीं है, और न ही हमारे ये विशिष्ट प्रावधानों को रद्द कर सकती है। और 1973 का जो केशवानंद भारती मामला आया था, इसमें कहा था केशवानंद मामले में कि ये संविधान का भाग है, और उद्देशिका का उपयोग आपके संविधान को अस्पष्ट इस अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। और उद्देशिका में आपके संशोधन भी संभव है, क्योंकि आपके 1976 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें आपके समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, और इसका उपयोग आपके भ्रम को दूर करने के लिए किया जा सकता है। और उद्देशिका का उपयोग आपके निष्कर्ष में समर्थ देने में किया जा सकता है, और संविधान के मूल ढांचे को कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की जो प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है इसको यह लागू नहीं किया जा सकता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे। जो 26 नवंबर 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था, और उस समय हमारे जो प्रस्तावना में जो शामिल नहीं थे, ये आपके गणतंत्र शब्द तो शामिल था, विश्वसनीय शब्द भी शामिल नहीं था, गैर धार्मिक शब्द भी शामिल नहीं था, और समाजवादी शब्द भी शामिल नहीं था। इस वजह से जो इसमें गणतंत्र को हटा के बाकी शब्द शामिल नहीं थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान को हमारे संविधान को लागू किया गया था, और इसमें जो मूल प्रस्तावना में हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की बात की गई थी, और इसमें आपके 1976 में संशोधन करके आपके समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। और इसी 1976 में ही आपके राष्ट्र की एकता के लिए आपके राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो जो समाजवादी शब्द है उद्देशिका में आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे। तो 1949 के समय जो प्रस्तावना में क्या क्या शब्द शामिल थे, तो इसमें आपके शामिल नहीं थे। तो समाजवादी शब्द भी शामिल नहीं था, क्योंकि इसको आपके 1976 में ऐड किया गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द भी शामिल नहीं था, क्योंकि इसको भी आपके 1976 में जोड़ा गया था। और नहीं आपका अखंडता शब्द है, इसको भी आपके 1976 में
शामिल किया गया था, लेकिन जो गणराज्य शब्द है ये आपके मूल संविधान में था या मूल प्रस्तावना में था। तो इसमें जो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपके समाजवादी अखंडता पंथ निरपेक्ष शब्द इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था ये आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। यानी ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये सभी नागरिकों के लिए आपके सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और अवसर की समानता की बात करता है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की बात करता है। तो इसमें सारे ही जो समाज की सामाजिक आर्थिक न्याय की भी बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा की बात करता है। तो सारी बातें हमारी प्रस्तावना में की जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो तीन तरह की न्याय की बात होती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। पांच तरह की स्वतंत्रता की बात होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और दो समानता की बात होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और एक आपकी व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए गए, कथन और कारण दिया गया और आपको बताना कि कौन से कथन सही है, कारण गलत है, या सही गलत कौन है, क्या कैसा है। कथन कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, जो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। कारण कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना आरंभ होती है आपके हम भारत के लोगों से, भारत के लोगों के शब्दों से शुरू होती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है या भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। पहला सवाल करा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सभी व्यक्ति पूरी तरह से समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत आपके सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये आपके प्रस्तावना में शामिल है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कह रहा है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो भारत की प्रस्तावना में आपके संप्रभुता शब्द भी उल्लेखित है, पंथ निरपेक्ष शब्द भी आपके उल्लेखित है, और लोकतंत्रात्मक शब्द भी हमारे प्रस्तावना में शामिल है। लेकिन संघीय शब्द हमारे प्रस्तावना में शामिल नहीं है, और न ही संघीय शब्द हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है इसमें आपके संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो जो समाजवादी शब्द है ये हमारे प्रस्तावना में शामिल है, और इसको आपके 1976 में शामिल किया गया था। जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये भी आपके उद्देशिका में शामिल है, और इसको भी आपके 1976 में शामिल किया गया था। जो प्रभुता संपन्न शब्द है ये आपके मूल प्रस्तावना में था, ये भी हमारे प्रस्तावना में शामिल है। लेकिन लोक कल्याण जो शब्द है ये हमारे उद्देशिका में शामिल नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें आपकी पांच तरह की तीन तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। और इसमें आपके विचार की स्वतंत्रता की भी बात की गई है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
क्योंकि जो हमारे प्रस्तावना में इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है, इसका उल्लेख ना कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो सामाजिक न्याय भी हमारे प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है, आर्थिक न्याय भी हमारे प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, और राजनीतिक न्याय भी हमारे प्रस्तावना में उल्लेख किया गया, लेकिन धार्मिक न्याय का कोई हमारे प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूछा गया और आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो पहला कथन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो समाजवादी शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द थे, ये आपके जो संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब ये शामिल नहीं थी, बल्कि इसको आपके 1976 में शामिल किया गया था। इस वजह से ऑप्शन सही आंसर है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसको आपके 1977 नहीं बल्कि 1976 में जोड़े गए थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े, 1975 वाली 1976 में जोड़े गए थे। ये डी ऑप्शन कह रहा है कि उक्त शब्दों संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो डी ऑप्शन भी गलत है। ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये भी हमारी प्रस्तावना के अंग है। इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, इसको आपके संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये आपके अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है, और इसको आपके भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और भीमराव अम्बेडकर ने आपके प्रस्तावना को आपके पवित्र दस्तावेज कहा था। जो के एम मुंशी है, इन्होंने आपके प्रस्तावना को आपके राजनीतिक जन्मपत्र कहा था। और जो सुभाष कश्यप है, इन्होंने कहा था कि अगर संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और भीमराव अम्बेडकर ने आपके जो प्रस्तावना है, इसको आपके पवित्र दस्तावेज कहा था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। तो हमारे पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है, ये हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणतंत्र की एक जन कुंडली है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और भीमराव अम्बेडकर ने आपके संविधान को आपका एक पवित्र दस्तावेज कहा था, और के मुंशी ने आपके इसको राजनीतिक जन कुंडली कहा था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो संविधान को नहीं संविधान को जो नहीं बल्कि आपकी प्रस्तावना को भीमराव अम्बेडकर ने आपके एक पवित्र दस्तावेज कहा था। या संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये सबसे पहले घोषित किया कि देश का संविधान का भाग नहीं है या हिस्सा नहीं है। तो जो 1960 का जो बेरुबारी केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, ये संविधान का भाग नहीं है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गोलकनाथ केस आया था, ये आपके 1976 में आया था, और इसने कहा था कि संविधान जो है, यो जो प्रस्तावना ये आपकी संविधान का भाग है। और यह यूँ बोले कि संविधान की मूल आत्मा कहा था इन्होंने केशवानंद भारती मामले में। और जो केशवानंद नहीं, जो गोलोकनाथ मामला आया था, ये आपने 1967 में आया था, और इसमें कहा था कि जो प्रस्तावना है आपके संविधान की मूल आत्मा कहा था। और जो केशवानंद भारती मामला था, ये आपके 1973 में आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान का भाग है, और इसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहा था, इसकी मूल आत्मा कहा थी, बोली थी। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो जो 1994 का जो मुंबई बनाम यूनियन यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की थी कि जो उद्देशिका इस संविधान का भाग है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। तो जो आपका 1973 का जो केशवानंद भारती विवाद आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का एक मौलिक संरचना का एक भाग के रूप में स्वीकार किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बेरीवारी विवाद आया था, ये आपको 1960 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को की रूपरेखा दी गई है, इनकी व्याख्या की गई है। तो जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को की रूपरेखा दी गई, इसकी जो व्याख्या की गई है, आपके मूल अधिकारों में इसकी व्याख्या की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी व्याख्या की गई है, और मौलिक कर्तव्यों का अध्याय में भी इसकी व्याख्या की गई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। जो प्रस्तावना है, ये आपके संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है, और संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये आपके भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में आपके तीन तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और दो तरह की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। उद्देशिका में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें आपके सभी नागरिकों के लिए आपके सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय की जो बात की गई है, आपके उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में की गई है, और जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी आपके आर्थिक न्याय की बात की गई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका है। तो भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, ये आपके संविधान का भाग है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। जो 1973 में जो केशवानंद भारती केरल राज्यवाद आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और 1960 में जो बेरुवारी यूनियन का केस आया था, इसमें कहा था ये संविधान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस संविधान के प्रस्तावना के बारे में पूछा गया, और आपके सामने चार कथन है, और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि न्यायालय में लागू नहीं होता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो हमारी जो प्रस्तावना है, इसको आपके न्याय योग्य नहीं है, और ना ही इसे लागू किया जा सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कि महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना महत्वपूर्ण भी है और इसकी उपयोगिता भी है। तीसरा कथन कह रहा है कि शासन करने के लिए उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, हमारा देश का शासन प्रशासन कैसा होगा, ये हमारी प्रस्तावना में इसकी झलक देखने को मिलती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्णयन में सहायक करता है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो प्रस्तावना है, ये आपके संविधान में कानूनों के अर्थ को समझने में या उसको निर्णय करने में ये सहायता करती है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सारे कथन ठीक है, लेकिन इसमें आपके किसी भी ऑप्शन में चारों का नाम नहीं है, सारे कथन सही है। इस वजह से इसमें से आपके स्टार बना हुआ है। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो सामाजिक समानता है, ये आपके हमारे जो सामाजिक समानता है, ये हमारे संविधान में प्रत्याभूत किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही ऑप्शन है। और जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता के अधिकार से संबंधित है, और हमारे इसी अधिकारों में हमारे सामाजिक समानता का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। और प्रस्तावना में भी हमारे सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है, और इससे आगे हम जो भारतीय संविधान की जो शासन प्रणाली है, उसको देखने की कोशिश करेंगे।